नमस्कार दोस्तों, फास्ट सरकारी नौकरी के इस ऑनलाइन अपडेट सबसे तेज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी CHSL का जो एग्ज़ाम चल रहा है दोस्तों, उसके 8 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर एनालिसिस के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारा यह टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप बिल्कुल ही फ्री में इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आज का यह वीडियो स्टार्ट किया है दोस्तों। एक लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए दोस्तों। जैसा कि देख पा रहे होंगे कि यह हमारा PDF है और हमारे पास जो क्वेश्चन आया है दोस्तों, उसमें देख पाएंगे कि 10 की जो जनसंख्या वृद्धि था उसमें सबसे कम किस राज्य का था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन उसमें था आर्टिकल 30 से क्वेश्चन था। सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी करके था क्वेश्चन। दिन्ने इलाही का उपाधि किसने धारण किया था, ऐसा क्वेश्चन आया था दोस्तों। और ब्रह्म समाज का जो पुराना नाम था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। कोऑपरेटिव मिनिस्टर मई 2024 तक कौन था, ये क्वेश्चन एक MS वर्ड से क्वेश्चन आया था। ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन था। उसके बाद सोलर सिस्टम थ्योरी सबसे पहले किसने दिया, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला था उसमें कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है, मौलिक कर्तव्य जो है, किस कमेटी के सिफारिश पर आया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। तो इस प्रकार के आप क्वेश्चन देख पाएंगे कि ये सारे ही क्वेश्चन हमारे पास आए हैं। आप इसको देख पाएंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है। चलिए आज का यह सेशन को स्टार्ट किया जाए। बिल्कुल ही एक्सप्लेनेशन के साथ स्टार्ट करेंगे दोस्तों। जैसा कि सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन बोला गया है कि लोक रंग उत्सव किस राज्य का है। लोक रंग उत्सव जो है किस राज्य का, इसका सही जवाब है दोस्तों मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है दोस्तों मध्य प्रदेश। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में लोक रंग उत्सव मनाया गया। मध्य प्रदेश में लोक रंग उत्सव मनाया गया। लोक रंग महोत्सव जो है हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। लोक रंग महोत्सव जो है हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। यह जो है 5 दिनों तक मनाया जाता है। यह जो है त्यौहार 5 दिनों का त्यौहार है दोस्तों। और बात किया जाए तो कार्यक्रम का आयोजन जो है मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला अकादमी करती है दोस्तों। कार्यक्रम का जो आयोजन है मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला अकादमी करती है दोस्तों। देख पाएंगे कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022-2023 में सबसे गरीब राज्य कौन सा है। इसमें पूछा गया था मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी को जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कहा जाता है दोस्तों। इसका सही जवाब है 2022-2023 में सबसे गरीब राज्य जो है बिहार था। सबसे गरीब राज्य जो है बिहार था दोस्तों। बिहार का देखा जाए दोस्तों तो इसमें देख पाएंगे कि 26.59% जो है आबादी गरीब थी दोस्तों। गरीबों की श्रेणी में उसकी गणना हो रही थी दोस्तों। आगे बात करते हैं इसमें कि 2019, 2020, 2021 में अगर देखा जाए, इसके बीच में 2019 से 21 के बीच में अगर देखा जाए तो ये था 33.76% में था दोस्तों। और 2022 में जो है कुछ कमी आई है। इसमें आप देख पाएंगे कि 26.59% जो है 2022-2023 में है। तो इस प्रकार से बिहार जो है गरीबों की संख्या को कम करते जा रहा है, उसमें कामयाब है बिहार दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी विक्षोभ जो आती है, पश्चिमी विक्षोभ जो आती है उसे किस क्षेत्र में वर्षा होती है, उसे जो है किस क्षेत्र में वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ से जो है किस क्षेत्र में वर्षा होती है। इसका सही जवाब है दोस्तों उत्तर पश्चिम भागों में। उत्तर पश्चिम भागों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। आप देख पाएंगे कि पश्चिमी विक्षोभ जो है भूमध्य, यानी पश्चिमी विक्षोभ को देखा जाए तो ये भूमध्य सागर से उठता है दोस्तों। भूमध्य सागर से उठता है दोस्तों। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला एक अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय तूफान है जो भारत उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भागों में अचानक जो है सर्दियों के मौसम में जो है बारिश लाता है। सर्दियों के मौसम में बारिश लाता है, जो पूरब में बांग्लादेश के उत्तरी भागों और दक्षिण में जो है पूर्वी नेपाल तक फैला हुआ है। पूरब में यह जो क्षेत्र है आप देख पाएंगे कि बांग्लादेश के उत्तरी भाग में और दक्षिणी पूर्वी नेपाल तक फैला हुआ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय टीम का पहला ज्ञात आधिकारिक फुटबॉल दौरा कब हुआ। भारतीय टीम का पहला ज्ञात आधिकारिक जो है फुटबॉल दौरा कब हुआ था दोस्तों। इसका सही जवाब था 1924। इसका सही जवाब है दोस्तों 1924 इसका सही जवाब। जैसा कि आप देख पाएंगे दोस्तों, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए कि भारतीय टीम का पहला ज्ञात आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय दौरा जो है, जिसमें उस समय भारतीय और ब्रिटिश दोनों खिलाड़ियों शामिल थे दोस्तों। भारतीय और ब्रिटिश दोनों खिलाड़ी शामिल थे। 1924 में हुआ था।
जब इसका नेतृत्व जो देख पाएंगे महान भारतीय फुटबॉलर जो है गोस्थापाल कर रहे थे। इसका जो नेतृत्व है गोस्थापाल कर रहे थे दोस्तों, 1924 में हुआ। अगला क्वेश्चन है मुंडा भाषा जो है कहाँ बोला जाता है, मुंडा भाषा कहाँ बोला जाता है। इसमें देख पाएंगे कि मुंडा भाषा, इसमें ऑप्शन था छोटा नागपुर, ऑप्शन था छोटा नागपुर जो है ऑप्शन था, तो इसका सही जवाब छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये झारखंड के क्षेत्र में बोला जाता है। झारखंड में जो है छोटा नागपुर का पठार है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। और यह इसमें अगर ऑप्शन में अगर दक्कन का पठार भी अगर आता है तो इसका सही जवाब होता है, क्योंकि दक्कन का पठार जो है आप देख पाएँ कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में जो है ये पाया जाता है दोस्तों। चलिए ऑप्शन के हिसाब से इसमें सही होगा छोटा नागपुर का पठार। आगे बात करते हैं कि मुंडा जो भाषा है लगभग 10 मिलियन लोगों के द्वारा बोला जाता है दोस्तों। मुंडा जो भाषा है 10 मिलियन लोगों के द्वारा बोला जाता है। मुख्य रूप से जो है पूर्वी और मध्य भारतीय राज्यों आप देख पाएंगे कि उसमें झारखंड है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश के साथ साथ जो है ये नेपाल और बांग्लादेश में भी बोला जाता है दोस्तों। नेपाल और बांग्लादेश के निकटवर्ती क्षेत्र में बोला जाता है दोस्तों। यह भाषा देख पाएंगे कि झारखंड में बोला गया था, झारखंड में जो है छोटा नागपुर का पठार है। इस प्रकार आप देख पाएंगे कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में जो है दक्कन का पठार का क्षेत्र है ये और जो है आप देख पाएंगे दक्कन का पठार जो है महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश और कर्नाटक इस क्षेत्र में फैला हुआ है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख पाएंगे कि पंखीरा लोक नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है। पंखीरा लोक नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित, इसका सही जवाब है दोस्तों राजस्थान। इसका सही जवाब है राजस्थान। क्या आपको पता है पंखीरा का मतलब क्या होता है दोस्तों? पंखीरा का मतलब होता है प्रेमी। पंखीरा का मतलब प्रेमी होता है दोस्तों। चलिए इनके बारे में जानते हैं और भी मुख्य बातें जानते हैं। चलिए जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यह जो है राजस्थान का लोक नृत्य है। यह जो है राजस्थान का लोक नृत्य है जो राजस्थान के किसानों द्वारा खेतों में काम करते समय गाया जाता है दोस्तों। यह जो गीत है इसको राजस्थान में खेत में काम करने वाले किसान जो इसको गाते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है इसमें कि कृषक जो है इन गीतों को गाते हैं। कृषक यानी जो खेतिहर मजदूर होते हैं वो इन गीतों को गाते हैं और अलागो और मंजीरा जो है बजाते हैं। पंखीरा शब्द का अर्थ होता है प्रेमी। पंखीरा शब्द जो है ये उत्सव, इसका अर्थ होता है दोस्तों प्रेमी। अगला है इसमें देख पाएंगे कि राजस्थान में जो है संगीतकार, राजस्थान में संगीतकार जो है जातियों का एक विशाल संग्रह है दोस्तों। संगीतकार का जो है जाति है उसका जो है विशाल संग्रह जो है राजस्थान में है दोस्तों, जिसमें लंगा आता है। उसमें देखेंगे लंगा है, सपेरा है, भोपा है, जोगी है, मंगनियार शामिल है दोस्तों। इसमें देख पाएंगे कि उनकी जातियां में, संगीतकार की जातियां में लंगा है, सपेरा है, भोपा है, जोगी है, मंगनियार शामिल। ये सभी जो है इसमें संगीतकार की श्रेणियां में दोस्तों शामिल है दोस्तों। आगे बात किया है दोस्तों कि संगीतकारों के 2 पारंपरिक वर्ग है दोस्तों। संगीतकारों के 2 पारंपरिक वर्ग है, जिसमें देख पाएंगे कि लंगा जो है विशेष रूप से मुस्लिम दर्शकों और शैलियों को लुभाते हैं दोस्तों। मुस्लिम दर्शक को लुभाने के लिए लंगा संगीतकार होते हैं दोस्तों। इसमें 2 प्रकार के संगीतकार होते हैं। अगला है मंगनियार, पहला था लंगा, दूसरा है मंगनियार। इसमें देख पाएंगे कि मंगनियार के पास जो है अधिक उदार दृष्टिकोण था दोस्तों। अधिक उदार दृष्टिकोण यानी ये लिबरल थे दोस्तों। ये लिबरल यानी दोस्ताना टाइप के बातचीत के हिसाब से देखा दृष्टि इनका था एक लिबरल टाइप का। हर किसी से हाथ मिलाना, हर किसी से भाईचारा की तरह बात करना, ये मंगनियार का कार्य था दोस्तों, दृष्टि था इनका। अगला क्वेश्चन है कि 2024 के प्रो कबड्डी का विनर कौन है दोस्तों। 2024 के प्रो कबड्डी का विनर कौन था दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सही जवाब था पुनेरी पल्टन। इसका सही जवाब है दोस्तों पुनेरी पल्टन, इसका सही जवाब है दोस्तों। चलिए इनके बारे में जैसा कि आप देख पाएंगे कि प्रो कबड्डी लीग, जिसको शॉर्ट में PKAL बुलाते हैं, PKAL, KA का मतलब कबड्डी, L से लीग और P से प्रो, ये था प्रो कबड्डी लीग दोस्तों। 2024 का जो देखा जाए तो ग्रैंड फिनाले हरियाणा स्टीलर्स, इसका नाम है, टीम का नाम है दोस्तों ग्रैंड फिनाले हरियाणा स्टीलर्स और पुनेरी पल्टन के बीच खेला गया था दोस्तों। जिसमें देखा जाए GMC जो है बालयोगी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, GMC बालयोगी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स हैदराबाद में स्थित है
वहाँ पर जो है दोनों ही टीम का भिड़ंत टक्कर हुआ दोस्तों। दोनों ही टीम वहाँ पर आपस में वहाँ खेले और जो इसमें देखा जाए तो पुनेरी पल्टन जो है शानदार प्रदर्शन करते हुए स्टीलर्स पर जो है 28-25 यानी 28 जो था पुनेरी पल्टन का और ये 25 जो था स्टीलर्स का पॉइंट था दोस्तों। और उसके साथ जो है जीत के साथ जो है दोस्तों इसने पुनेरी पल्टन ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया था दोस्तों। ट्रॉफी पर कब्जा करने वाला कौन था? पुनेरी पल्टन इसका सही जवाब है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख पाएंगे कि CH3NH2 का IUPAC नाम क्या है दोस्तों। CH3NH2 का IUPAC नेम क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। जैसा कि देख पा रहे हो कि CH3NH2 का अगर IUPAC नेम पूछा गया हो दोस्तों तो इसका सही जवाब होना चाहिए अमीनो मीथेन। अमीनो मीथेन इसका सही जवाब होना चाहिए। 1 अमीनो मीथेन इसका सही जवाब। ऐसे कॉमनली इसको बुलाया था दोस्तों। देख पाएंगे कि N मिथाइल अमीन इसका कॉमनली नेम है, कॉमन नेम यानी इस श्रेणियाँ से आता है दोस्तों। आगे देखेंगे कि इसको कॉमन ऐसे भी बुलाया जाता है, मीथेन अमीन भी बुलाया था दोस्तों। मीथेन अमीन भी बुलाया था क्योंकि 1 मीथेन अमीन को मीथेन अमीन भी बोला जा सकता है दोस्तों। देख पाएंगे कि नोट में दिया है CH3NH2। CH3NH2 इज़ आल्सो नेम्ड एज मिथाइल अमीन बट द प्रेफर्ड IUPAC नेम इज़ मीथेन अमीन। मीथेन अमीन इसका IUPAC नेम प्रेफर किया गया है दोस्तों। मीथेन अमीन IUPAC नेम प्रेफर किया गया। आप ऊपर भी देख पाए होंगे दोस्तों कि मीथेन अमीन मैंने इसका जवाब बोला था 1 मीथेन अमीन भी बोला जा सकता है दोस्तों। और 1 जब लगा हुआ है आगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसको मीथेन अमीन भी बोल सकते हैं दोस्तों। ऐसे कॉमनली इसका नाम जो है N मिथाइल अमीन है दोस्तों। कॉमनली नेम N मिथाइल अमीन है। अगला क्वेश्चन है कि भवाई जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है, इसका सही जवाब है दोस्तों। आप देख पाएंगे कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान दिया गया था। इसका सही जवाब है दोस्तों राजस्थान इसका सही जवाब है। चलिए इसके बारे में जानते हैं कि आखिर ये भवाई नृत्य क्या होता है और किस जनजाति से जुड़ा हुआ है। जैसा कि देख पा रहे हो कि भवाई का प्रदर्शन जो है बहुत ही कुशलता के साथ किया जाता है दोस्तों। भवाई का प्रदर्शन जो है बहुत ही कुशलता के साथ किया जाता है। यह नृत्य जो है सांप कबीले जनजाति का एक रोमांचक मटकी संतुलन नृत्य है दोस्तों। मटका को जो है सर पर रख करके संतुलन किया, बैलेंस किया जाता है दोस्तों। और यह नृत्य को देखा जाए तो यह नृत्य सिर पर कई वस्तुओं को संतुलित करते हुए नृत्य है दोस्तों और परिक्रमा की कला को प्रदर्शित करता है। यानी नृत्य भी कर रहा है और परिक्रमा चारों तरफ घूम भी रहा है और सर पर जो है कुछ सामान को जो है कुछ वस्तुएं को संतुलित भी कर रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार ये भवाई नृत्य जो है आप देख पाएंगे कि सांप कबीले जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और मटका का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसमें मटकी का संतुलन किया जाता है। आगे देख पाएंगे कि और भी नृत्य है। जैसा कि आप देख पाएंगे कि धिमसा जो है आंध्र प्रदेश का नृत्य है। धिमसा आंध्र प्रदेश राज्य से रिलेटेड है। कोई भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। इसका कोई गारंटी नहीं कि कहाँ से पूछेगा क्वेश्चन। आप देख पाएंगे अगला है गिद्धा परिहोन। गिद्धा परिहोन जो है हिमाचल प्रदेश का दोस्तों, हिमाचल का है ये गिद्धा परिहोन। गिद्धा परिहोन। भवाई जो है भवाई राजस्थान का है। भवाई अभी पढ़े हम लोग भवाई। उसका फाग देखिए तो हरियाणा का है। फाग जो है हरियाणा का है। गरबा जो है गुजरात का है। गरबा जो है गुजरात का है। लावनी जो है महाराष्ट्र का है। लावनी महाराष्ट्र का है दोस्तों राजस्थान के और भी कुछ नृत्य के बारे में देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि राजस्थान के कुछ और भी नृत्य हो सकता है कि पूछ देखा है कि आप देख पाएँ कि भवाई नृत्य के बारे में पूछा था। ये राजस्थान से रिलेटेड आज के शिफ्ट में पूछा है और पिछले शिफ्ट में पूछा था 13 ताली जो है किस राज्य से संबंधित है। यह क्वेश्चन पूछा गया था। गणगौर से भी क्वेश्चन पूछा गया था। अगर नहीं विश्वास है तो हमारा पिछला वीडियो जा करके देख लीजिएगा दोस्तों। वीडियो जो है आप हमारे ही चैनल पर अपलोड है। आगे देख पाएंगे कि पनिहारी जो है राजस्थान से संबंधित है दोस्तों। फुंदी राजस्थान से ही संबंधित है। कालबेलिया पूछा जा चुका है दोस्तों। कालबेलिया पूछा जाता है, यह भी जो है राजस्थान से संबंधित है। अगला है झूमा। झूमा भी राजस्थान से संबंधित है। सुइसीनी भी राजस्थान से संबंधित है। घूमर राजस्थान, घूमर जो है राजस्थान से संबंधित है। चड़ी जो है राजस्थान से ही है। जिंदाद राजस्थान से। कठपुतली भी राजस्थान से है दोस्तों। तो इस प्रकार राजस्थान के जो कुछ मुख्य नृत्य है दोस्तों, और इस नृत्य को मान के चलिए आप अगर याद कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन तो ज़रूर आपका बन जाएगा दोस्तों एग्जाम में, ये गारंटी है मेरी।
चलिए 2-3 नृत्य के बारे में जान लेते हैं, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। चलिए देख पाएंगे कि 13 ताली जो नृत्य है ये महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कौन सा नृत्य जो है महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो इसमें देख पाएंगे राजस्थान के जो है 13 ताली नृत्य जो है वो महिलाओं से संबंधित है दोस्तों, ये महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों। अगला है चरी नृत्य जो है दोस्तों, यह भी नृत्य जो है महिलाएं से संबंधित है। इसमें देख पाएंगे कि चरी नृत्य से महिलाएं रोज़मर्रा की ज़िंदगी की खुशियों प्रकट करते हैं दोस्तों। इसमें जो है डेली जो हम किस तरीके से जी रहे हैं दोस्तों, उस ज़िंदगी को जो है महिलाएं चरी नृत्य के माध्यम से जो है प्रकट करना चाहती है दोस्तों। इसमें अगला देख पाएंगे कि कालबेलिया जो बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है, राजस्थान से संबंधित है दोस्तों। आप इसमें देख पाएंगे कि कालबेलिया जो है राजस्थान का सांप छुछुंदर समुदाय है दोस्तों, सांप छुछुंदर समुदाय है जो कालबेलिया नृत्य करते हैं दोस्तों। देख पाएंगे दोस्तों कि कालबेलिया नृत्य जो है राजस्थान का सांप छुछुंदर समुदाय, राजस्थान में एक समुदाय है दोस्तों, कम्युनिटी है जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सांप छुछुंदर कम्युनिटी है, उसके द्वारा कालबेलिया नृत्य होता है दोस्तों। और कालबेलिया जो है राजस्थान से संबंधित है दोस्तों, जो कि कालबेलिया नृत्य करते हैं, यानी सांप छुछुंदर जो समुदाय है वो कालबेलिया नृत्य करते हैं दोस्तों। इस प्रकार आप देख पाए दोस्तों कि राजस्थान के जितने भी नृत्य थे उससे संबंधित आपको बताया, टोटल फैक्ट बताया, और भी सारे मतलब नृत्य थे। आप देख पाएंगे कि इधर जो मैंने बताया ये सारा नृत्य को आप एक बार देख पाइएगा तो देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम में कहीं से भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि महावीर जी जो थे, महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म से संबंधित है, उनमें पूछा गया कि कितने नंबर के तीर्थंकर थे वो, तीर्थंकर कितने। आपको बता दें कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे दोस्तों, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे, जिसमें कि 24वां नंबर पर आते हैं ये महावीर स्वामी जो है 24वां नंबर के तीर्थंकर। महावीर जी जो थे, महावीर स्वामी दोस्तों, ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक अगर बोला जाए तो जैन धर्म के तो ये महावीर स्वामी थे दोस्तों। और अगर संस्थापक पूछ ले तो इसका सही जवाब होगा ऋषभदेव जो कि पहले तीर्थंकर थे दोस्तों, ऋषभदेव जो कि पहले तीर्थंकर थे। और महादेव स्वामी जो है 24वें नंबर के जैन धर्म के तीर्थंकर थे दोस्तों, यानी 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म में। इसमें बता दें कि जैन धर्म में एक प्रसिद्ध प्रक्रियाएं होती हैं दोस्तों, जैन धर्म में एक प्रसिद्ध क्रियाएं होती है जिसमें संलेखन विधि शामिल है, संलेखन विधि वैसा विधि होता है जिसमें जीवन को जो है त्यागा जाता है दोस्तों। अंतिम समय जो होता है, मनुष्य जो है अंतिम समय मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपने जीवन को त्याग देते हैं, बिना खाए बिना पानी पिए जो है अपना जीवन को त्याग देते हैं। इसमें जो शामिल थे दोस्तों, आपको बता दें कि चंद्रगुप्त जो महान राजा थे, चंद्रगुप्त जो कि सुदर्शन झील का भी निर्माण कराया था, उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार के अंतिम समय में उन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जाकर के अपना जो है संलेखन विधि से प्राण की त्यागी कर दिए थे दोस्तों। आप मान के देखिएगा, इनके बारे में जानिएगा अगर, तो इनके पास कोई चीज़ का कमी नहीं। राजा जो हैं, बहुत सारे राजा इतिहास में हुए दोस्तों, लेकिन ये जो है अपने साम्राज्य के फैलाव के अंतिम समय जो है ये अपने प्राण को त्याग कर दिए दोस्तों, बिना खाए बिना पानी पिए इन्होंने त्याग संलेखन विधि जैन धर्म को इन्होंने अंत में अपना लिया था दोस्तों। देखिए तीर्थंकर क्या होता है, सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि तीर्थ जो होता है, तीर्थ स्थल जो होता है हिंदू धर्म का एक धार्मिक स्थल माना जाता है। तीर्थ स्थल जिसको इंग्लिश में टूरिज्म प्लेस बोला जाता है दोस्तों, यह हिंदू धर्म का जो है धार्मिक स्थल होता है। भारत में किसी भी धर्म के अधिकांश तीर्थ स्थल जो है दोस्तों वो नदी के किनारे है, नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। अगली बात करें दोस्तों, जैसा कि देख पाएंगे कि तीर्थंकर जो होते हैं एक तीर्थ के संस्थापक होते हैं दोस्तों, एक तीर्थ के जो है संस्थापक होते हैं। आगे हैं तीर्थंकर जो है ज्ञान प्राप्त करते हैं और फिर दूसरे को शिक्षा देते हैं कि उसके मार्ग पर कैसे चलना है, मतलब उसको कैसे चलना है, उसको कौन सा मार्ग फॉलो करना है, इसको तीर्थंकर जो है सजेस्ट करता है। तभी तो महावीर जी जो है 24वें तीर्थंकर बने। इन्होंने भी जो है जैन धर्म के लिए बहुत सारे मार्ग बताएं दोस्तों, बहुत सारे मार्ग बताएं। आप देख पाए होंगे कि उसमें संलेखन विधि का भी प्रयोग होता है दोस्तों। जैन धर्म में एक और भी कंसेप्ट है दोस्तों कि जैसा कि आप जानते होंगे कि किसी भी जीव को जो है
ठेस, यहाँ तक कि मतलब चींटी को भी जो है ठेस नहीं पहुंचाना है, उसको भी जो है कुचल करके नहीं जाना है। उसको भी कुचलेंगे तो हमारे जैसे आत्मा है वैसे उसको भी ठेस पहुंचते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार वो छोटे से छोटे जीव को भी जो है हर्ट नहीं पहुंचाना चाहते हैं दोस्तों। आप जानते होंगे कि जैन धर्म के जो है, जैन धर्म के दो शाखाएं हुए दोस्तों। जैन धर्म जो है दो भागों में बट गए थे, एक था श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर। एक था श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर दोस्तों। श्वेतांबर का मतलब होता है दोस्तों कि श्वेत है अंबर जिसका, जिसका कपड़ा जो है उजला होगा उसको श्वेतांबर कहेंगे दोस्तों। और दिगंबर यानी दिशा है कपड़ा जिसका, यानी दिगंबर का मतलब होता है उसका दिशा ही उसका कपड़ा है दोस्तों। दिगंबर में दिशा ही उसका कपड़ा है, श्वेतांबर में श्वेत कपड़ा वो पहनते हैं दोस्तों। अगला देख पाएंगे कि जैन मान्यता के अनुसार अगर देखा जाए तो तीर्थंकर जो है सर्वोच्च प्राणी है। तीर्थंकर को सर्वोच्च प्राणी माना गया है जैन मान्यता के अनुसार, जिन्होंने जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करके जो है परम शाश्वत सुख प्राप्त किया है दोस्तों। परम शाश्वत सुख प्राप्त किया है, उसे जो है जैन मान्यता के अनुसार तीर्थंकर कहा गया है और उसे सर्वोच्च प्राणी भी माना गया है दोस्तों। देख पाएंगे कि जैन धर्म के जो है मुख्य तीर्थंकर को देख पाएंगे कि सबसे पहला तीर्थंकर इसमें थे जो कि जैन धर्म के संस्थापक थे। उनके नाम है, प्रतीक है, जन्म स्थान कहाँ पर है, रंग, वो किस रंग को पसंद करते हैं दोस्तों, ये था। उसमें देख पाएंगे कि ऋषभ देव जो है जिसको आदिनाथ भी कहा जाता है, ऋषभ देव जिसको आदिनाथ भी कहा जाता है। इनका जो प्रतीक था दोस्तों सांड, इनका प्रतीक था। आगे देख पाएंगे कि जन्म स्थान जो है अयोध्या में हुआ था, जन्म स्थान अयोध्या में हुआ था। और रंग जो था सुनहरा, जिसको गोल्डन बोला जाता है, जिसको गोल्डन बोला जाता है। दूसरे तीर्थंकर इसमें हुए थे अजीतनाथ। अजीतनाथ जो थे जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर थे। इनका जो प्रतीक था वो हाथी था, इनका प्रतीक हाथी था। अयोध्या में इनका जन्म हुआ था और सुनहरा रंग को ये पसंद करते थे दोस्तों। और अगला है संभवनाथ। संभवनाथ इनका जो है घोड़ा प्रतीक था और श्रावस्ती जो है इसका जन्म स्थान था। श्रावस्ती जो है इसका जन्म स्थान था दोस्तों। और सुनहरा इनका कलर था दोस्तों, रंग इनका था सुनहरा। अगला है अभिनंदन नाथ। अभिनंदन नाथ इनका जो है प्रतीक जो था बंदर था, प्रतीक बंदर था। समेत पर्वत पर इनका जो है जन्म हुआ था और सुनहरा जो है इनका कलर है। तो इस प्रकार आप देख पाएंगे कि ये कम से कम जो है 4 जो है आपको तीर्थंकर याद होना चाहिए शुरू से, और अंतिम से जो है 3-4 आपको याद होना चाहिए दोस्तों। और उसके जो है प्रतीक भी, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों। और सभी का जो है आप देख पाएंगे कि एकदम बारीकी से सारा चीज़ हम मेंशन कर दिए हैं, खुद भी PDF बनाया था मैं। आप देख पाएंगे कि सबसे अंतिम तीर्थंकर आप देख पाएंगे 24वें जो तीर्थंकर है वो महादेव है, महावीर है दोस्तों। 24वें तीर्थंकर जो है महावीर है। इनका जो प्रतीक देख पाएंगे कि शेर, यानी जिसको सिंह भी बोला जाता है दोस्तों। और इनका जो प्रतीक है ये सिंह है इनका प्रतीक। और इनका जो जन्म स्थान है दोस्तों देख पाएंगे क्षत्रिय कुंडी। क्षत्रिय कुंडी जिसको क्षत्रिय कुंड भी कहा जाता है। और इनका रंग जो है सुनहरा रंग है दोस्तों, सुनहरा रंग है। 23वें नंबर के देख पाएंगे तो पार्श्वनाथ जो है तीर्थंकर है 23वें नंबर के। और इनका जो है प्रतीक देख पाएंगे सांप इनका प्रतीक है। और काशी इनका जन्म स्थान है। और नीला जो है इनका रंग है दोस्तों। इसमें और भी देख पाएंगे कि 22वें नंबर के है नेमीनाथ है, जिनका जो प्रतीक है वो शंख है। और द्वारिका जो है राजस्थान इनका जन्म स्थान है। और काला इनका रंग है दोस्तों। काला जो है इनका रंग, पसंदीदा रंग जो है काला है इनका। अगला देख पाएंगे कि कई पांडुलिपियाँ महावीर को वीर प्रभु, शनमति, अतिवीर, गणतपुत्र के वीरा के रूप में संदर्भित करते हैं। गणतपुत्र के वीरा के रूप में संदर्भित करते हैं। और तमिल परंपराओं में उन्हें अरुगदेवन के रूप में संदर्भित करती है दोस्तों। बौद्ध पाली सिद्धांतों में जो है उन्हें निगंथ नाता पुत्र के नाम से जाना जाता है दोस्तों। बौद्ध पाली सिद्धांत में उन्हें निगंथ नाता पुत्र के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इनका जन्म हुआ था महावीर वर्धमान के
नाम से इनका जन्म हुआ था दोस्तों। और इनका जो है वंश देख पाएंगे तो इक्ष्वाकु वंश से इनका संबंध है। और राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला यानी इनकी जो माता है, आप देख पाएंगे त्रिशला इनकी माता है और सिद्धार्थ इनके पिता है। इन्होंने इनको जन्म दिया है दोस्तों। और जन्म के समय इनका नाम था वर्धमान और इनका संबंध जो है इक्ष्वाकु वंश से है दोस्तों। इन्होंने जो है वर्धमान जो है आध्यात्मिक ज्ञान के लिए 30 वर्ष की आयु में जो है इन्होंने घर छोड़ दिया था दोस्तों। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया था। और माना जाता है कि 12.5 यानी लगभग 12 वर्ष तक इन्होंने बाहर रहा और ज्ञान की प्राप्ति इनको 12 वर्ष में हुआ दोस्तों। यानी 30 साल में इन्होंने घर से निकला और 42 वर्ष में जो है इन्हें कैवल्य की प्राप्ति, कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई दोस्तों। कैवल्य और इनका जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ साल वृक्ष के नीचे हुआ है, साल वृक्ष के नीचे हुआ है। लेकिन महावीर भगवान बुद्ध का जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वो पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। बोधि वृक्ष जो बोधगया में है पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था दोस्तों। और इनका महावीर का जो ज्ञान की प्राप्ति वो साल वृक्ष के नीचे हुआ है, साल वृक्ष के नीचे। और इनको जो है 12 वर्ष की आयु में जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ है, 12 वर्ष की आयु में जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ है। और बुद्ध को जो है 6 वर्ष की आयु में जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। बुद्ध को 6 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था दोस्तों। अगला देख पाएँ कि 72 वर्ष की आयु में भगवान महावीर का निधन हुआ दोस्तों। 72 वर्ष की आयु में जो है 527 ईसा पूर्व में इनका जो है निधन हो गया। और उनकी जो है आत्मा ने शरीर को छोड़कर पावापुरी नामक स्थल पर पूर्ण निर्वास प्राप्त किया दोस्तों। निर्वाण का मतलब होता है मृत्यु, निर्वाण का मतलब होता है मृत्यु दोस्तों। जब भगवान महावीर का जो है महावीर को जब मुक्ति प्राप्त हुआ दोस्तों, जन्म मरण से छुट्टी जब उनकी हो गई दोस्तों, जब निर्वाण की प्राप्ति हो गई तब उस दिन को जो है उस रात को लोगों ने प्रकाश उत्सव त्यौहार के रूप में यानी दिवालिया के रूप में मनाया दोस्तों। अगला देख पाएंगे आप अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 का जो संबंध है दोस्तों, आप जानते होंगे कि धार्मिक जो संस्थान होते हैं, धार्मिक संस्थानों की स्थापना से संबंधित है ये अनुच्छेद 30 दोस्तों। चलिए अनुच्छेद 30 के बारे में, जैसा कि आप जानते होंगे दोस्तों कि अनुच्छेद 30 में जो है कुछ बदलाव भी किए गए थे दोस्तों। अनुच्छेद 30 में संशोधन किया गया था दोस्तों। तो इसके जो संशोधित पार्ट है उसको भी देखेंगे। चलिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30(1) जो है अल्पसंख्यकों को, चाहे वो भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक हो या फिर धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक हो, को अधिकार प्रदान करता है दोस्तों। अधिकार प्रदान करता है, चाहे वो भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक हो या फिर धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक हो, दोनों ही आधार पर इसको अधिकार प्रदान करता है। कहता है कि सभी अल्पसंख्यक वर्गों को उनकी रुचि की शिक्षण संस्थान की स्थापना का अधिकार होगा दोस्तों। अगर अल्पसंख्यक चाह रहे हैं कि मान के चलिए कि अल्पसंख्यक की संख्या है, मान के चलिए 50,000 है, ठीक है, तो अगर वो चाह रहे हैं कि हम कोई शिक्षण संस्थान को खोलें तो वो खोल सकते हैं दोस्तों। उनको जिस भी वर्ग में खोलना है खोल सकते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारे यहाँ जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो कम है, मुस्लिम कम्युनिटी कम है, तो मुस्लिम कम्युनिटी जो है चाहे तो वो अपना शिक्षण संस्थान यानी कि मान के चले कि उनका जो है भाषा है उर्दू, तो उर्दू भाषा का वो चाहेंगे तो अपना खोल सकते हैं संस्थान। आप चाहेंगे कि उर्दू भाषा को हम पढ़ाना प्रमोट करना तो वो कर सकते हैं। इसके लिए अनुच्छेद 30 में प्रावधान किया गया दोस्तों। अगला देख पाएंगे कि अनुच्छेद जो है 30(1) ये संशोधित पाठ है दोस्तों। ये 30(1) जो है संशोधित पाठ है। इसमें देख पाएंगे कि अल्पसंख्यक समूह द्वारा स्थापित किसी भी शैक्षणिक संस्थान की संपत्ति के अधिग्रहण के लिए राशि के निर्धारण से संबंधित है। जैसा कि 30(1) में कहा गया है कि अगर शैक्षणिक संस्थान होगा यानी अल्पसंख्यक का अगर वो शैक्षणिक संस्थान होगा तो उसको जो है मुआवजा राशि दिया जाएगा दोस्तों, उसको मुआवजा राशि दिया जाएगा। लेकिन यही जो है मेजॉरिटी लोगों का होगा, जो अधिक संख्या में है उनकी होगा, तो उनके लिए यह प्रावधान नहीं है दोस्तों। उनको दे भी सकती है, सरकार का मन होगा तो वो दे भी सकती है, नहीं भी, लेकिन अल्पसंख्यक जो होंगे उनको देना एकदम कानूनी अधिकार, ये संवैधानिक अधिकार दिया गया, विधिक अधिकार दिया गया दोस्तों। अगला बात किया जाए कि 30(2) आर्टिकल 30(2) में क्या कहा गया है कि सरकार को आर्थिक सहायता देते समय
अल्पसंख्यक द्वारा प्रबंधित किसी भी शैक्षणिक संस्थान के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। यानी भेदभाव से संबंधित दोस्तों, भेदभाव से संबंधित है। एक अनुच्छेद है 15 में कहा गया है कि राज्य जो है किसी भी प्रकार के सेवा या सुविधा प्रदान करते समय जन्म हो गया, लिंग हो गया, जन्म, लिंग, धर्म, जाति आदि के आधार पर जो है भेदभाव नहीं करेगा दोस्तों। और अनुच्छेद 30 में भी कहा गया, ये अनुच्छेद जो 30 है ये अल्पसंख्यक वर्ग के लिए ये बना गया है दोस्तों। आप देख पाएँ कि अल्पसंख्यक द्वारा प्रबंधित, अल्पसंख्यक के द्वारा ये है दोस्तों। आगे बात करते हैं कि यह जो अनुच्छेद आप देख पाए थे ये मौलिक अधिकार के अंदर आता है। यानी मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में आर्टिकल जो है 12 से 35 के अंतर्गत आता है। इसको जो है भारत का मैग्ना कार्टा, भाग 3 को जो है भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है दोस्तों। और मैग्ना कार्टा का जो प्रावधान आप देख पाएँ कि मैग्ना कार्टा जो है अधिकारों का वह प्रपत्र है जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में सामंत के दबाव में जारी किया गया था दोस्तों। सामंत जो होते हैं, कई राजा जो होते हैं सामंत के अंदर, यानी बहुत सारे राजा है, उसके ऊपर जो है उस जिसके अंडर काम कर रहे होंगे राजा, उसको बुलाया जाएगा सामंत। बात करें, यह जो है नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित प्रपत्र था दोस्तों। 12 से 15 है दोस्तों, 12 से 15 है। आगे बात करते हैं कि मौलिक अधिकार जो है संविधान देखा जाए इसमें तो 6 मौलिक अधिकारों को प्रदान किया गया है। पहले था 7 था जिसमें संपत्ति का अधिकार था, 7 जो था 7वां नंबर था संपत्ति का अधिकार, जिसको अब 300 के क में रख दिया गया है दोस्तों, 300 के क में, और उसको जो है विधिक अधिकार बना दिया गया है, उसको विधिक अधिकार बना दिया गया। इसमें देख पाएंगे कि सबसे पहला है समता का अधिकार, अगला है स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार। उसके बाद देख पाएंगे कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सभी जो है अनुच्छेद आप देख पाएंगे कि 12 से 35 के अंतर्गत ये सभी भाग 3 के अंतर्गत आता है, जिसको जो है मौलिक अधिकार बोला जाता है दोस्तों, मौलिक अधिकार बोला जाता है। आप यह जो प्रावधान है मौलिक अधिकार का, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य जो है बिल्कुल इससे अलग है दोस्तों, बिल्कुल अलग है। अनुच्छेद जो है देख पाएंगे कि 14 से 18 में समता का अधिकार है, 19 से 22 में जो है स्वतंत्रता का अधिकार है, और 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और 19 से 30 19 इसी में अल्पसंख्यक की बात किया गया है दोस्तों। 29-30 में बात किया गया है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है इसमें 29-30 में बात किया गया। अनुच्छेद 32 में देखा जाए तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत जो है 5 प्रकार के रिट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है, और हाई कोर्ट को जो रिट जारी करने की शक्ति जो है, यानी आपका मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो हाई कोर्ट जो है हम 200 आर्टिकल जो है 226 के तहत जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट अगर जाना है अगर मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं, जिसमें शामिल होता है परमादेश। परमादेश का मतलब हम आदेश देते हैं। उसके बाद प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्ष और बंदी प्रत्यक्षीकरण देख पाएंगे कि यहाँ पर सारे ही दिए हुए। इसमें देख पाएंगे कि मूलतः जो है संविधान में संपत्ति का अधिकार जो है अनुच्छेद 31 में शामिल था दोस्तों। पहले जब संविधान बना था तो उस समय जो है संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 में शामिल हुआ था दोस्तों। तो उस समय क्या हो रहा था कि जो हमारे राज्य होते हैं यानी सरकार जो होते हैं डीपीएसपी के तहत जो है कार्य करते हैं, हमारे सरकार जो है डीपीएसपी के तहत कार्य करते हैं, और हमारा जो नागरिक जो है उसका अधिकार का उल्लंघन जो है मौलिक अधिकार के अंदर आता है दोस्तों, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो इस दोनों में टकराव हो रहा था, इसलिए क्योंकि सरकार जो है चाहते थे कि संपत्ति का जो है कुछ संपत्ति से रिलेटेड यानी कृषि से रिलेटेड कुछ कानून बनाना चाहते थे दोस्तों। तो इसमें जो बहुत सारे केसेस आए थे, आप 1951 में जो संशोधन हुआ था आप देख पाए होंगे, तो उसमें संपत्ति के अधिकारों से संबंधित था, उसको आप देख पाए होंगे, जिसमें कहा गया था कि संपत्ति जो है
अधिग्रहण किया जा सकता है, जिसमें जो है संपत्ति अधिग्रहण किया जा सकता है, इस तरीके का उसमें बात किया गया था। और उस अधिग्रहण में जो है आपका मौलिक अधिकारों का जो है हनन नहीं होगा, ऐसा कहा गया था दोस्तों उसमें। चलिए अब इसको जानते हैं कि अनुच्छेद 31 भी शामिल था दोस्तों। अनुच्छेद 31 में शामिल था, हालांकि जो है 44वें संविधान संशोधन, आपको देखा जाए तो 42वां संविधान संशोधन जो है उसमें कोई भी चीज़ जोड़ा जाएगा, 44वें संविधान संशोधन जितना भी उसमें कोई भी चीज़ हटाया जाएगा दोस्तों। इसको आप नोट कर लीजिएगा, एकदम VVI पॉइंट है दोस्तों। 44वां संविधान संशोधन में कोई भी चीज़ हटाया जाएगा और 42वां संविधान संशोधन में कोई भी चीज़ जोड़ा जाएगा दोस्तों। आप इसमें देख पाएंगे कि 44वें संविधान संशोधन में अधिनियम 1978 अधिनियम 1978, आप इसको याद भी कर पाएंगे कि 4+4 यानी 8 होते हैं, तो 8 को याद करने का तरीका यहाँ पर 8 रहेगा, और 4+2 आप कितना होता है 6, तो 1976 ये इस तरीके से आप देख पाएंगे। 1976 ये 42वां संविधान संशोधन होगा, इसको 4+2 यानी 6 यहाँ पर देख पाए, 76 4+4 यानी 8 1978 इस प्रकार आप देख पाए होंगे। तो ये इसमें देख पाएंगे कि 1978 द्वारा जो है मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया, किसको, संपत्ति के अधिकार को, अनुच्छेद 31 में जो शामिल था। इसको जो है संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के क के तहत कानूनी अधिकार बना दी। इसको जो है विधिक अधिकार, पहले जो था ये जो आते थे हमारे संपत्ति का अधिकार, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था दोस्तों, और अब जो है मौलिक अधिकार ये कानूनी अधिकार बन गया है, और भाग जो है 12 में रखा गया, अनुच्छेद 300 के क में रखा गया दोस्तों। अगला देख पाएंगे कि अनुच्छेद जो है 32 के तहत आप जो है सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, जिसको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट जा सकते हैं दोस्तों, हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसमें कहा गया था कि एक केशवानंद भारती केस आया था दोस्तों, केशवानंद भारती केस आया था, उसमें कहा कि 1973 में यह केस आया था, जिसमें कहा क्या था कि मौलिक अधिकार का अगर आपका उल्लंघन होगा, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा, तो संवैधानिक संशोधन को चुनौती दिया जा सकता है दोस्तों। उसके आधार पर जो है संवैधानिक संशोधन जो किया गया उस पर चुनौती दिया जा सकता है दोस्तों। देख पाएंगे कि रीट जारी करने की जो शक्ति है सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा जो है, ये सभी जो है रीट जारी करने के प्रकार है दोस्तों। पहले देख पाएंगे कि 2011 के जनगणना के अनुसार जो है मुंबई के बाद दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है दोस्तों, दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? इसका सही जवाब है दोस्तों दिल्ली, दिल्ली इसका सही जवाब है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि 2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार बात किया जाए अगर, तो मुंबई सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर है दोस्तों, मेट्रो शहर, मेट्रोपॉलिटन सिटी इसको इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों, जिसकी आबादी अगर बात किया जाए दोस्तों, इसकी आबादी है 18 करोड़ के अप्रॉक्स में, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। इसके बाद बात किया जाए, इसका स्थान आता है मुंबई के बाद जो है स्थान है दिल्ली का स्थान है। तो यही क्वेश्चन पूछा हुआ था कि मुंबई के बाद किसका स्थान आता है आबादी में, तो दिल्ली है, उसके बाद दिल्ली के बाद कोलकाता है, उसके बाद देख पाएंगे कि चेन्नई है, ये तीनों का स्थान आता है। इसको याद करने का भी तरीका है, आप देख पाएंगे कि दिल काला होता है जो चोर होता है दोस्तों, दिल काला होता है जो चोर होता है, तो दिल से दिल्ली हो जाएगा, काला से कोलकाता हो जाएगा, और चोर से चेन्नई हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार आप याद भी कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। देखिए दोस्तों, इसमें देख पाएंगे कि संपूर्ण देश का जो है 16.5% आबादी जो है सिर्फ उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं दोस्तों। 16.5% आबादी जो है भारत का, अगर 16.5% से ज़्यादा आबादी जो है सिर्फ उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं दोस्तों। और बात किया जाए कि बिहार और महाराष्ट्र में दो राज्य ऐसा राज्य है दोस्तों जिसमें 100 मिलियन से अधिक लोग रह रहे हैं दोस्तों। सबसे कम अगर बात किया है सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश तो वो है लक्षद्वीप, सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश वाला राज्य है वो लक्षद्वीप है। और सबसे कम आबादी वाला राज्य कहा जाएगा तो वो गोवा हो जाएगा दोस्तों। गोवा में सबसे कम लोग रह रहे हैं दोस्तों। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है यूपी हो जाएगा, और सबसे कम बोलेगा तो वो भी गोवा हो जाएगा। और
क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान हो जाता है दोस्तों, सबसे बड़ा राज्य हो जाता है, और सबसे कम वो भी गोवा हो जाएगा। सबसे पहले जो है हमारे भारत देश में जो है जनगणना जो है 1872 में जनगणना हुआ था, सबसे पहला जो जनगणना है। और हमारे भारत देश में जो है हर 10 साल पर जो है जनगणना होता है, जिसको दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर भी कहा जाता है दोस्तों, जिसको दशकीय डिकेडल पॉपुलेशन सेंसस ऐसा बोला जाता है इसको इंग्लिश में दोस्तों। आगे बात करते हैं कि संपूर्ण भारत का जो है प्रतिशत वृद्धि दर जो है 17.7% है दोस्तों। संपूर्ण भारत का अगर देखा जाए जनसंख्या वृद्धि दर तो 17.7% है दोस्तों। अगला देख पाएंगे मुंबई जो है दोस्तों, मुंबई वो वित्तीय राजधानी है दोस्तों। मुंबई जो है वित्तीय राजधानी भी, फाइनेंशियल कैपिटल इसको बुलाया जाता है मुंबई को। इसमें देख पाएंगे कि वित्तीय जो है वित्तीय और बैंकिंग संस्थानों का मुख्यालय यहाँ पर है, यानी मुंबई में है दोस्तों। यह जो है भारत में एक आयात निर्यात का केंद्र भी है, इसे जो है 7 द्वीप का शहर भी बोला जाता है, सपनों का शहर और गेटवे ऑफ इंडिया आदि के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगला इसमें देख पाएंगे कि पॉइंट 1661 में जो है राजकुमारी कैथरीन का जो विवाह हुआ था वो ब्रिटिश राजा जो है चार्ल्स द्वितीय से हुआ था, जिसमें यह मुंबई जो शहर था वो पुर्तगालियों के अंदर आता था दोस्तों। और इस मुंबई शहर को जो है पुर्तगालियों के द्वारा ब्रिटिश राजा चार्ल्स द्वितीय को दहेज में प्रदान कर दिया गया था दोस्तों। ब्रिटिश राजा जो थे चार्ल्स द्वितीय को उसको प्रदान कर दिया गया था। 1661 की बात है दोस्तों। कैथरीना के विवाह जो है ब्रिटिश राजा चार्ल्स द्वितीय से हुआ था, जिसमें मुंबई को दहेज में दे दिया था पुर्तगालियों के द्वारा दोस्तों। आगे बात किया है तो इसमें देख पाएंगे कि 2011 के जनगणना के अनुसार अगर बात किया है तो दिल्ली के बाद अगर बात किया है तो दूसरे स्थान पर दिल्ली है, उसके बाद है चेन्नई जो है 6ठे स्थान पर है, और कलकत्ता जो है 7वें स्थान पर है दोस्तों। कलकत्ता जो है 6ठे और 7वें स्थान पर इन दोनों का स्थान है दोस्तों। चेन्नई जो है तमिलनाडु की राजधानी है। चेन्नई जो है तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है तो चेन्नई। इसे जो है एशिया का डेट्राइट कहा जाता है दोस्तों। इसे एशिया का डेट्राइट कहा जाता है, गेटवे टू साउथ इंडिया, यानी चेन्नई जो है साउथ इंडिया में पड़ता है, इसलिए इसको गेटवे टू साउथ इंडिया कहा जाता है। आगे जो है ऑटोमोबाइल हब ऑफ इंडिया भी कहा जाता है दोस्तों। ऑटोमोबाइल ऑफ हब इंडिया कहा जाता है दोस्तों इसको। कलकत्ता जो है पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है तो कलकत्ता है। इसे कहा जाता है द सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है दोस्तों। इसे जो है द सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है, और सिटी ऑफ पैलेसेस के नाम से भी जाना जाता है। इसे जो है सिटी ऑफ पैलेसेस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जो है देखा जाए तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय भी दोस्तों, ये तीनों का मुख्यालय जो है कोलकाता में दोस्तों। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, ये सभी जो है कलकत्ता में इसका मुख्यालय है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, दिल्ली है। दिल्ली जो है भारत की राजधानी है। दिल्ली को जो है पहले इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना था दोस्तों, इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना था दोस्तों। इसे जो है सिटी ऑफ रैलीज़ कहा जाता है दोस्तों। इसे जो है सिटी ऑफ रैलीज़, यानी जहाँ पर आंदोलन होते हैं दोस्तों, जहाँ पर रैलियाँ वगैरह निकलती है, इसको सिटी ऑफ रैलीज़ कहा जाता है। अगला देख पाएंगे कि 2011 के जनगणना के अनुसार जो है सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है। सबसे कम यानी निगेटिव जनसंख्या वृद्धि हुई थी दोस्तों, नागालैंड का निगेटिव जनसंख्या वृद्धि हुई थी, नागालैंड इसका सही जवाब है दोस्तों। जैसा कि आप पता होगा दोस्तों कि जनगणना जो है किसी भी देश का जो है सच्चाई और तथ्यों का प्रतिबिंब है दोस्तों। सच्चाई और तथ्यों का जो है प्रतिबिंब, यानी उसका मिरर इमेज है दोस्तों। अगर उसका सच जानना है तो उसके आबादी से पता लगा सकते हैं दोस्तों। जैसा कि हमारे भारत देश में अगर बात किया है दोस्तों तो ये बहुत ही विविधता का देश है दोस्तों। वेराइटी ऑफ यहाँ पर लोग रहते हैं, धर्म रहते हैं दोस्तों, संस्कृतियाँ भी अलग अलग, भाषा है, फिर स्वास्थ्य है, सामाजिक स्थितियाँ अलग अलग है दोस्तों। तो ये जो है मौजूदा स्थिति को बताता है दोस्तों। हमारे समाज में किस प्रकार की स्थिति है, भाषा कैसी बोली जाती है, कितने प्रकार के धर्म हैं,
स्वास्थ्य कैसी व्यवस्था कैसी है, शिक्षा की व्यवस्था कैसी, ये सभी जो है इस जनसंख्या के माध्यम से ही पता चल पाता है दोस्तों। और यह जो है सेंसस यानी जनगणना शब्द जो है सिंसियर से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों आकलन करना, जिसका अर्थ होता है आकलन या मूल्यांकन करना दोस्तों। देख पाएंगे कि 2011 के जनगणना के अनुसार जो है सबसे अधिक जो है जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है बिहार है, जहां पर जो है 102 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं दोस्तों। 102 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं। और जनसंख्या घनत्व में सबसे कम जो है अरुणाचल प्रदेश है, 17 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश एक ऊंचे पहाड़ी में है, पहाड़ी में स्थित है दोस्तों। और वहाँ पर जो है दूरी पर लोग रह रहे हैं दोस्तों। इसमें देखा है कि जनसंख्या घनत्व जो होता है, इसमें देखा जाता है कि 1 किलोमीटर चौड़ाई, 1 किलोमीटर लंबाई, और ये स्क्वायर में जो है पूरे चारों तरफ एक एरिया होता है, उसमें उस एरिया में जो है कितने लोग रह रहे हैं इसका एक आकलन होता है दोस्तों। ये जनसंख्या घनत्व, जिसको स्क्वायर किलोमीटर में नापा जाता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितना, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर लंबाई, 1 किलोमीटर लंबाई, 1 किलोमीटर चौड़ाई, 1 किलोमीटर, ये सारा ही एक तरह से स्क्वायर टाइप का होगा। और इसमें कितना लोग रह रहे हैं इस एरिया में, इसी को जनसंख्या घनत्व कहा जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस झील पर है दोस्तों, किस झील पर है। इसका झील पूछा हुआ था दोस्तों, तो इसका सही जवाब था लोकटक झील। दुनिया का जो एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, उसका नाम है केबुल लामजाओ दोस्तों। केबुल लामजाओ जो है दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि मणिपुर में पड़ता है दोस्तों, जो कि मणिपुर में पड़ता है दोस्तों। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। आप देख पाएंगे कि केबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है मणिपुर में स्थित है। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय अभयारण्य है दोस्तों। इसमें जो इस राष्ट्रीय उद्यान में जो पाए जाते हैं, उसमें सबसे प्रमुख जो है संगाई हिरन पाए जाते हैं, जिसका नाम है ब्रो-एट-लर्ड। ब्रो-एट-लर्ड उसका नाम है हिरन का, जो कि स्थानीय और विलुप्त प्राणी है दोस्तों। वहाँ का फमीदीस जो है तैरता हुआ द्वीप है दोस्तों। फमीदीस जो है तैरता हुआ द्वीप है, और इसके पास ही निकट में स्थित है लोकटक झील दोस्तों। इसके पास निकट में स्थित है लोकटक। देख पाएंगे कि फुमदी किसे कहते हैं दोस्तों। इसमें देख पाएंगे राष्ट्रीय उद्यान की विशेषताएं हैं। इसमें देख पाएंगे कई जो है तैरते हुए विघटित पौधे की टुकड़ी है, जिसे स्थानीय रूप में फुमदी कहा जाता है। यानी यह जो है तैरते हुए विघटित यानी डिकम्पोज है, डिकम्पोज रूप है इसका, पौधे की टुकड़ी है दोस्तों। ये इसकी विशेषता इस राष्ट्रीय उद्यान की दोस्तों। आप इसमें देख पाएंगे कि ऊपर दिया गया था फुमदीस। आप देख पाएंगे कि तैरता हुआ एक द्वीप है, इस तरीके का बोला गया है। उसमें जो है डिकम्पोज पौधे का कुछ अंग होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं उसमें, उसी को फुमदीस कहा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 10 डिग्री चैनल जो है किसको अलग करता है दोस्तों। ये पूछा गया था किसको किससे अलग करता है। तो अंडमान और निकोबार के बीच में जो है 10 डिग्री चैनल है दोस्तों। अंडमान निकोबार के बीच जो है 10 डिग्री चैनल है। बात करें कि अंडमान जो निकोबार है 572 द्वीपों से मिलकर बना है दोस्तों। 572 द्वीप से बना है। भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि 572 द्वीप से मिलकर बना है दोस्तों। इसको जो है पहले हम लोग जानते थे एमराल्ड आइलैंड के नाम से जानते दोस्तों। एमराल्ड आइलैंड, आइलैंड का मतलब होता है द्वीप, और एमराल्ड एमराल्ड आइलैंड इसको पहले कहा जाता था दोस्तों। आगे बात करते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है बैरन द्वीप है दोस्तों, जो कि एकमात्र एक्टिव है। एक्टिव यानी सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों, सक्रिय ज्वालामुखी है। अगर पूछेगा अंडमान निकोबार द्वीप का जो है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी या फिर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है बैरन द्वीप है दोस्तों, जो कि अभी सक्रिय है। आगे बात करते हैं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की महत्वपूर्ण पर्वत चोटियाँ जो है उसमें बात किया। सबसे पहला है सैंडल पीक। सैंडल पीक जो है उत्तरी अंडमान में पाया जाता है दोस्तों। सैंडल पीक जो है उत्तरी अंडमान में पाया जाता है। अगला है माउंट डियाओले। माउंट डियाओले ये जो है मध्य अंडमान में पाया जाता है। ये मध्य अंडमान, उत्तरी अंडमान पूछेगा तो सैंडल पीक है, और मध्य अंडमान पूछेगा तो माउंट डियाओले, माउंट डियाओले। अगला है दक्षिणी अंडमान। उत्तरी है, मध्य है, उसके बाद दक्षिणी है। दक्षिणी में पूछेगा तो माउंट
कोयो, माउंट कोयो। अगला देखिए कि ग्रेट निकोबार में आप देख पाएंगे कि ग्रेट निकोबार में जो है माउंट थ्यूलर जो है ग्रेट निकोबार में है। माउंट थ्यूलर जो है ग्रेट निकोबार में पर्वत है, आप देख पाएंगे पर्वत चोटियाँ हैं अंडमान निकोबार की। ये 4 आप देख पाएंगे कि उत्तर दक्षिण ग्रेट अंडमान निकोबार में है और इसको मध्य अंडमान में, ये चारों प्रकार के आप देख पाएंगे। एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अगला बात करते हैं कि 9 डिग्री जो चैनल होते हैं, 9 डिग्री चैनल वो मिनी कोय को लक्षद्वीप से अलग करते हैं दोस्तों। मिनी कोय को लक्षद्वीप से अलग करते हैं। 8 डिग्री चैनल होते हैं वो मिनी कोय को मालदीव से अलग करते हैं। देख पाएंगे दोस्तों कि सबसे नीचे होगा मालदीव और उसके ऊपर देख पाएंगे मिनी कोय और उसके ऊपर लक्षद्वीप। मिनी कोय, मालदीव और मिनी कोय के बीच 8 डिग्री चैनल होगा और मिनी कोय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल होगा। इस प्रकार से आप याद कर पाइएगा। अगला देख पाएंगे जल डमरू से देख पाइएगा कि हडसन जो जल डमरू है हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को अलग करता है। हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागरों को अलग करता है। अगला देख पाइएगा कि पाक जल डमरू, जिसको इंग्लिश में पग स्टेट बोला जाता है दोस्तों, पग स्टेट बोला जाता है। पाक खाड़ी जो है पाक खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को अलग करता है दोस्तों। ये जो है पाक जल संधि, जैसा कि देख पा रहे हैं नाम से ही पता चल रहा है, पाक खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को अलग करता है दोस्तों। अगला देख पाएंगे कि डंकन पैसेज जो है एक मार्ग टाइप का है दोस्तों, जिसमें देख पाएंगे कि रीटलैंड द्वीप, जिसको कि ग्रेट अंडमान का हिस्सा माना जाता है रीटलैंड द्वीप को, और इसको जो है लिटिल अंडमान से अलग करने वाला जो है पास है, इसको कहा जाता है डंकन पैसेज, डंकन जल डमरू इसको कहा जा सकता है दोस्तों। अंडमान निकोबार का आप पिक्चर देख सकते हैं, जैसा कि इसमें देखा गया है नॉर्थ अंडमान है, इसमें देख पाइएगा मिडिल अंडमान है, वैसे ही इसमें पूरे एकदम मेंशन किया गया है, आप देख पाइएगा। साउथ अंडमान है, ये सारा इसमें मेंशन किया गया है, एक एक चीज़ है इसमें, आप इसको देख लीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दिन्ने इलाही की शुरुआत किसने की थी। दिन्ने इलाही की शुरुआत किसका, सही जवाब है दोस्तों अकबर। दिन्ने इलाही की शुरुआत जो है अकबर ने किया था दोस्तों। चलिए इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि देख पाएंगे आप, सबसे पहले आप देख पाएंगे कि बाबर के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं कि बाबर का जो देख पाएंगे 1526 से 1530 तक थे ये, 1526 से 1530 में इनकी मृत्यु हो गई थी। आप इनके बारे में जानते होंगे 1526 में जो है पानीपत की प्रथम लड़ाई हुआ था दोस्तों। पानीपत की प्रथम लड़ाई हुआ था जिसमें इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोदी जो है इसमें हराया गया दोस्तों। इसी के साथ जो है भारत में मुग़ल वंश की स्थापना किया, बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना किया। इसमें देख पाइएगा कि उसने पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया था और भारत में मुग़ल सत्ता की स्थापना भी किया दोस्तों। अगला लड़ाई था इनका 1527 में, जो कि आगरा के निकट जो है खनवा एक जगह है दोस्तों, खनवा, वहाँ खनवा के युद्ध लड़ा गया दोस्तों। मेवाड़ के जो थे, मेवाड़ के राणा संगा को पराजित किया दोस्तों, राणा संगा को पराजित किया था दोस्तों। आगे देख पाएंगे तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा, बाबर की जीवनी है दोस्तों। तुजुक ए बाबरी, बाबरनामा इनकी ही जीवनी है दोस्तों। बाबर की जीवनी इसमें लिखा गया है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार एग्जाम में दोस्तों। अकबर के बारे में देखिए, अकबर जो है 49 साल तक जो है राजा रहे दोस्तों। अकबर जो है 49 साल तक राजा रहे, जिसमें देख पाइएगा कि 1556 में जो है 1556 से ले आप देख पाइए कि 2 ही राजा ऐसा हुए थे कि जो कि 49 साल तक शासन कर पाए थे दोस्तों। 2 ही राजा, एक उसमें अकबर भी शामिल थे दोस्तों। इसमें देख पाइएगा कि 1526 से लेकर के 1605 तक जो है 1605 तक जो है अकबर राजा रहे थे, जिसमें देख पाइएगा कि 14 वर्ष की आयु में जो है अकबर बादशाह बना था दोस्तों। 14 वर्ष की आयु में ही ये बादशाह बन गए थे। अगला देख पाइएगा कि पानीपत की जो है दूसरी लड़ाई, पानीपत की प्रथम लड़ाई जो है 1526 में लड़ा गया था। दूसरी लड़ाई जो है 1556 में लड़ा गया था दोस्तों। दूसरी लड़ाई 1556 में लड़ा गया था, जो कि लगभग जो है मान के चलिए तो 30 वर्ष बाद लड़ा गया था, लगभग 30 वर्ष बाद। 1556 के बाद 1556 में दूसरी लड़ाई लगभग 30 वर्ष के बाद लड़ा गया था दोस्तों।
इसमें जो है हेमू जो कि मोहम्मद आदिल शाह के सेनापति थे दोस्तों। हेमू कौन थे? मोहम्मद आदिल शाह के सेनापति थे। और बैरम खां जो थे, बैरम खां वो अकबर के संरक्षक थे दोस्तों, बॉडीगार्ड थे दोस्तों। के बीच लड़ाई, दोनों के बीच लड़ाई हुआ था। इसमें देख पाएंगे कि मेवाड़ी के राजा को छोड़कर लगभग सभी राजपूत राज्यों ने अकबर की सर्वोच्चता को मान्यता दी दोस्तों। यानी अकबर के जो सर्वोच्चता का सभी राजपूत राजा जो है मेवाड़ के राजा को छोड़ दिया दोस्तों। सभी राजपूत राजा मेवाड़ के राजा को छोड़ दिया और अकबर के राजा को मानने लगा, उसको सर्वोच्च मान्यता दिया दोस्तों। जिसमें देख पाएंगे आगे राणा प्रताप और मान सिंह के नेतृत्व में जो है मुगल सेना ने 1576 में यानी पानीपत की द्वितीय लड़ाई से लगभग 20 वर्ष बाद और पानीपत की प्रथम लड़ाई से लगभग 30 वर्ष के बाद जो है ये हल्दिया का युद्ध हुआ था दोस्तों। हल्दिया का युद्ध हुआ था। इसमें देख पाइए कि हल्दिया का युद्ध लड़ा गया और राणा प्रताप जो है अकबर की सेना से हार गए दोस्तों। राणा प्रताप जो है अकबर की सेना से हार गए थे दोस्तों। आगे बात करके उसने जो है मनसबदारी अपनाया दोस्तों। मनसबदारी जो होता है, पहले के समय में जो है राजाओं के हुलिया का पता चलता था, उनके कितने औकात है मनसब से, कितना मनसब आपके पास है। जैसे पहले के डेट में होता है 400 मनसब, 500 मनसब, ऐसे करके होता था दोस्तों। अकबर जो है मनसबदारी, जब्ती और दहसाल प्रणाली की शुरुआत किया। अकबर जो है दहसाल, जब्ती और मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किया था अकबर ने दोस्तों। आगे बात किया जाए, उन्होंने जो है राजपूतों की हिंदू बेटियां से शादी करके सभी धर्मों के लिए अपने धर्मनिरपेक्ष रूप और सम्मान का प्रदर्शन किया दोस्तों। यानी इन्होंने राजपूत की हिंदू बेटियां से शादी किया दोस्तों और धर्मनिरपेक्षता की बात किया दोस्तों। धर्मनिरपेक्षता और सम्मान का प्रदर्शन भी किया था दोस्तों। अगला देख पाए कि उन्होंने तीर्थ कर को समाप्त कर दिया था। इंग्लिश में तीर्थ को बोला जाता है पिलग्रिमेज बोला जाता है, पिलग्रिम्स बोला जाता है, पिलग्रिम्स बोला जाता है इंग्लिश में। उन्होंने तीर्थ कर को जो है समाप्त कर दिया था दोस्तों। अगले जो है देख पाएंगे कि जहांगीर के बारे में चलिए जानते हैं। ये जो है जहांगीर लगभग आप देख पाएँ कि 22 वर्षों तक ये रहे थे। लगभग इनका शासन जो है 22 वर्षों तक हुआ था। देख पाएंगे कि अकबर की मृत्यु के बाद जो है उसका जो पुत्र है सलीम, उनका पुत्र का नाम है अकबर का सलीम जहांगीर, जो है गद्दी पर बैठे थे दोस्तों। इनके बाद जो है इनका पुत्र जो है गद्दी पर बैठा था, राज सिंहासन पर पद आसन किया था दोस्तों। वह जो है अपने चित्र के लिए प्रसिद्ध था दोस्तों। वह जो है अपने चित्रों के लिए प्रसिद्ध माना जाता था दोस्तों। उन्होंने फारसी में तुजुक ए जहांगीरी भी लिखा दोस्तों। फारसी भाषा में लिखा गया था, तुजुक ए जहांगीरी पुस्तक लिखा गया था दोस्तों। आगे देख पाएंगे कि पांचवें सिख गुरु जो है अर्जुन सिंह, पांचवें सिख गुरु हैं अर्जुन सिंह को उनके द्वारा मौत की सज़ा सुनाई गई थी दोस्तों। इन्हीं के द्वारा जो है अर्जुन सिंह जो है पांचवें गुरु थे सिख के, उनको सज़ा सुनाया गया था, फांसी की मृत्युदंड दिया गया था दोस्तों जहांगीर के द्वारा। देखिए दूसरे राजा जो थे इन्होंने 49 वर्ष तक शासन किया, जिनका नाम था औरंगजेब। पहला राजा अकबर था जिन्होंने 49 वर्ष तक शासन किया। अकबर ने 49 वर्ष तक शासन किया। उसके बाद नंबर आता है इनका औरंगजेब का नंबर आता है। देख पाइएगा आप कि औरंगजेब जो है 1658 से 1707 तक इन्होंने शासन किया था दोस्तों। 1658 से 1760 तक इन्होंने शासन किया। इन्होंने भी 49 साल तक शासन किया। अकबर के बाद सबसे ज़्यादा शासन करने वाला जो लगभग उन्हीं के बराबरी में 49 साल तक शासन किया। उन्होंने 9वें सिख गुरु जो है गुरु तेग बहादुर को मार डाला जब उन्होंने इस्लाम में परिवर्तन होने से इनकार कर दिया। यानी तेग बहादुर जो है इस्लाम धर्म नहीं अपनाई, उसके कारण जो है 9वें सिख गुरु को इन्होंने मार दिया था दोस्तों। आगे देख पाए कि कमज़ोर उत्तराधिकारियों के कारण जो है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गया दोस्तों। उसके बाद मुग़ल साम्राज्य का तेज़ी से पतन शुरू हो गया दोस्तों। मुग़ल साम्राज्य के बाद जो है दोस्तों उत्तराधिकारी इसके अच्छे नहीं थे, कमज़ोर पड़ गए थे, जिसके कारण 1707 में मुग़ल का पतन हो जाता है मुग़ल। और उसके बाद जो है मॉडर्न इतिहास का शुरू होता है। मॉडर्न इतिहास यानी आधुनिक भारत का शुरू होता है दोस्तों। ब्राह्मण समाज का
पहला नाम क्या था दोस्तों? ब्रह्म समाज का सबसे पहले क्या नाम था? इसका नाम था आत्मीय सभा, इसका नाम था आत्मीय सभा, इसका सबसे पहले नाम था। चलिए इसके बारे में देखिए। अगस्त 1815 में जो है राजा राम मोहन के द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा 1772 से लेकर के इनका जो जीवन चक्र जो है 1772 से 1833, ये जो मरे थे 1833 में और इनका जन्म जो है 1772 में हुआ, ने आत्मीय सभा की स्थापना किया दोस्तों। आत्मीय सभा की स्थापना किया जिसे जो है अंततः 1828 में ब्रह्म समाज का नाम दिया गया। 1828 में जो है इसी आत्मीय सभा का नाम, जिसको 1815 में स्थापित किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा, जिसे 1828 में जो है ब्रह्म समाज का नाम दिया गया। फिर बाद में जो है देखा जाए इसमें तो ब्रह्म समाज का जो है प्रभाव बढ़ता गया और संगठन की शाखाएं पूरे देश में फैल गई दोस्तों। संगठन की शाखाएं जो है पूरे देश में फैल गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सौर मंडल का खोज सबसे पहले किसने किया था? तो इसका सही जवाब था दोस्तों कोपरनिकोलस, कोपरनिकस इसका सही जवाब था। इसमें इन्होंने निकोलस कोपरनिकस ने कहा था दोस्तों, इनका सिद्धांत रखा गया था कि सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्रित है दोस्तों। इन्होंने कहा था कि सूर्य जो है ब्रह्मांड की केंद्रित है दोस्तों। सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्रित का मतलब उन्होंने बताया कि इसमें जो है कोपरनिकस ने स्थापित किया कि ग्रह जो है, ग्रह पृथ्वी के बजाय सूर्य की परिक्रमा करते हैं दोस्तों। ग्रह जो है पृथ्वी को परिक्रमा नहीं करते हैं, उन्होंने बताया कि ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं दोस्तों, इन्होंने बताया, जिनका नाम था कोपरनिकस, निकोलस कोपरनिकस। देखिए कुछ आविष्कार, देखिए सौर प्रणाली का जो आविष्कार है कोपरनिकस का है। ये जो है वर्ष 1516 में किए और ये पोलैंड से संबंधित है दोस्तों, पोलैंड से संबंधित है। देखिए शुक्र के चरण का और बृहस्पति के उपग्रह का खोज जो है गैलीलियो ने किया दोस्तों, गैलीली ने किया दोस्तों। ये इटली के निवासी है दोस्तों, इटली के निवासी है, जो कि नक्शा में जूता की तरह है, आप देख पाइएगा मैप में, इटली के मैप में। अगला है पृथ्वी जो है केंद्रित है ब्रह्मांड के, पृथ्वी जो है केंद्रित है ब्रह्मांड के, ये टॉलमी ने कहा दोस्तों, टॉलमी ने, ये मिस्र के थे, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्रित है, इसने कहा था। अगला है ग्रहों के गति नियम जो है कैप्लर के द्वारा दिया गया, जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं, 1609 में दिया गया था दोस्तों, 1609 में दिया गया था दोस्तों। कोपरनिकस ने कहा था, आप देख पाइएगा कि सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्रित है, और टॉलमी ने कहा था, आप देख पाएंगे कि पृथ्वी जो है केंद्रित है, ब्रह्मांड के केंद्रित, पृथ्वी केंद्रित है कहा था, और कोपरनिकस ने कहा था सूर्य केंद्रित है। दोनों में अंतर है, दोनों के नियम में अंतर है दोस्तों। चलिए अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, देख पाइएगा आप कि अंतिम क्वेश्चन क्या है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि कौन सा समिति जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, कौन सा समिति जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? इसका सही जवाब है स्वर्ण सिंह समिति, इसका सही जवाब है दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति। जैसा कि आप जानते हो कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 8 मौलिक कर्तव्य का सिफारिश किया गया था, 8 मौलिक कर्तव्य का सुझाव दिया गया था दोस्तों, सुझाव दिया गया था 8 मौलिक कर्तव्य का। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्यों का सुझाव दिया था? तो 8 मौलिक कर्तव्यों का सुझाव दिया था, और इन्होंने जो है जब इन्होंने सुझाव दिया 8 मौलिक कर्तव्यों को, लेकिन हमारे जो संविधान में है जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है हमारे संविधान में जो है 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया दोस्तों। और इसके जो बात किया जाए तो भाग 4A में आते हैं दोस्तों, ये भाग 4A में आते हैं, और अनुच्छेद जो है 51A में। ए इसीलिए लगा हुआ था क्योंकि ये संविधान संशोधन होते हैं तो इसमें ए लगाना ज़रूरी होता है, संविधान संशोधन जितने होते हैं उसमें ए लगते हैं दोस्तों। और यह जो आप देख पाएंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है USSR से लिया गया दोस्तों, ये जो है USSR से लिया गया, जिसको सोवियत संघ पहले कहा जाता था ये, और अब जो है इसे रूस कहा जाता है दोस्तों, अब इसे रूस कहा जाता है दोस्तों। तो ये सारे सवाल इससे संबंधित है, ये नेशनल क्वेश्चन है, आप इसको मान के चलिएगा। हर एक शिफ्ट में सेम
एकदम ही सेम क्वेश्चन आ रहा है। इसको हम सेम पिछले शिफ्ट से उठा करके रखे हैं दोस्तों, पिछले शिफ्ट से उठा करके इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इसको कभी भूलिएगा नहीं दोस्तों। इसमें देख पाएंगे टोटल आपको लिख दिए हैं, इसमें आप देख पाइएगा। तो यहाँ पर हमारा टोटल ही क्वेश्चन हो गया दोस्तों, टोटल क्वेश्चन हो गया दोस्तों। तो चलिए हमारा डिस्कशन आज का समाप्त होता है। आप इसमें देख पाए होंगे, जैसा कि और भी देख पाएंगे कि फ्रंट में जो मेरा क्वेश्चन आप देख पाए हो कि ये मेरा क्वेश्चन सब लगा हुआ था इस प्रकार से। आप तो आप इसको प्राप्त कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा दोस्तों, वहाँ से इसको प्राप्त कर लीजिएगा। अगर कोई समस्याएं होती है तो मुझे कमेंट करिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा दोस्तों, आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, दिल रूठ जाता है दोस्तों, वीडियो बनाने का थोड़ा मन नहीं करता है। तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।